नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा में स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया सरकार और भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश का दौरा किया है। प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का दौरा कई मायनों में खास है। वंदे मातरम की गूंज, भारतीय प्रवासियों का जोरदार स्वागत और स्लोवाकिया की ब्रेड एंड सॉल्ट वाली खास परंपरा से स्वागत। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के मौकों पर चर्चा करने के लिए स्लोवाकिया के प्रमुख बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे। तो इन खबरों के साथ ही बात होगी जेवर एयरपोर्ट पर लखनऊ से आने वाली पहली फ्लाइट के लैंड होने के साथ ही शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट्स। वापसी में इस फ्लाइट से किसान लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के 22 सांसदों के साथ होने के दावे ने एक बार फिर ममता बनर्जी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा गेम चेंजर। कृषि, उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों पर व्यापक असर। घोटाले में बुरी तरह घिरे टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी। शिक्षक भर्ती केस में पूछताछ। वहीं एक अन्य मामले में अभिषेक के करीबी सुमित रॉय के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी। अमेरिका ईरान शांति समझौते से शेयर बाजारों में रौनक। कच्चे तेल के भी दाम गिरे। शुक्रवार को जिनेवा में होंगे हस्ताक्षर। 21 जून को योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। कोलकाता के रेड रोड पर होगा मुख्य समारोह। देश में 100 आइकॉनिक जगहों पर होगा विशेष कार्यक्रम। और फीफा विश्व कप में स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराया। जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से दी करारी मात। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स ने खेला ड्रॉ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट की जो वापसी लखनऊ के लिए हुई है, उसमें किसानों से इस समय बात कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्री धीरेन्द्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है,
इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया। धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। लैंडलॉक का आर्थिक पोटेंशियल को एक तरह से अनलॉक किया है इस एयरपोर्ट ने, और अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि तमाम क्षेत्र, अगर हम कृषि, पर्यटन, उद्योगों की बात करें तो इनका एक तरह से कनेक्टिविटी अन्य राज्यों के साथ और आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूती मिलने जा रही है। इस खबर पर भी विशेष ध्यान रहेगा हमारा, लेकिन उससे पहले आइए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया की यात्रा के सिलसिले से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का स्लोवाकिया पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। ब्रातिस्लावा के होटल पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक तौर तरीकों से स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन स्लोवाक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुआ।
स्लोवाक संस्कृति में इस तरह का स्वागत आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। वहीं लुचनित्सा कला दल ने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया। प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया गया। साथ ही एक स्लोवाक बैंड महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने वैदिक मंत्रों और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। स्लोवाक बैंड ने वैदिक मंत्रों और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट नाम के इस बैंड के फाउंडर मारेक जिलनेत्स से बात की डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे तो यहाँ पर महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं भगवान महादेव की यहाँ पर मूर्ति है और ये लोग जो भजन उस वक्त गा रहे थे वो भारत के भजन थे। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ स्लोवाकिया में महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट कैसे है। तो मारेक मेरे साथ हैं। दरअसल मारेक भारत गए थे और क्या कुछ हुआ था मैं आपको बताऊंगा। When I first time visit India, I started to love mantras, and mantras give me something that any other music don't. That something bigger inside of mantras, and I needed to do it like my spiritual practice, and all of us, it's mantras became spiritual practice, and this gift of mantras I would love to spread to people here in this small area of the world called Slovakia, to bring them this power, this option of kind of meditation or all miracle about it. So that's why I needed to do it in this way for people. When you created this band or Mahadeva Kirtan project, what is the response of Slovak people for your project? It's beautiful. It's slowly become bigger and bigger. Yeah, but we also play in Czech Republic and Austria, and the response is very beautiful. मारेक बता रहे हैं किस तरह से जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, जो भारत की सनातन संस्कृति है, उससे किस तरह से मारेक ने प्रेरणा ली। वो भारत गए और उन्होंने जो भारत के भजन हैं, कीर्तन हैं, उनको स्लोवाक म्यूज़िक के साथ मिलाया। और आप देख रहे हैं इन्होंने पूरा एक यहाँ पर टीम बनाई हुई है और ये स्लोवाक म्यूज़िक के साथ जो भारत के भजन कीर्तन हैं उनको इन्होंने मिला के यहाँ पर स्लोवाकिया के अंदर तैयार किया है। और काफ़ी अच्छा जो स्लोवाकिया के लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारत की सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उसका प्रभाव कोसों दूर यहाँ स्लोवाकिया में भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा से।
तो स्लोवाक बैंड ने एक भव्य शानदार प्रस्तुति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया की यात्रा का आज पहला दिन है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो एक तरह से भारत और स्लोवाकिया के संबंधों में बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा है। 33 साल में पहली बार, यानी 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर मौजूद हैं। इस पर और बात करने के लिए प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अपनी इस दौरे की, प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया का ये दौरा अपने आप में अहम है। एक तो 33 साल के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां भारत का पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ जो संबंध अभी तक भारत और स्लोवाकिया के रहे हैं, उसमें आप किस तरह से इस पूरे दौरे को देखते हैं? आज़ादी के बाद से पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री स्लोवाकिया पहुंचे हैं। जी शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो अपने आप में ये प्रधानमंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि पहली बार जब से 93 से वहाँ जो स्लोवाकिया की आज़ादी गणराज्य बना है, तो पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। और हमारे संबंध पिछले कुछ सालों में, राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, सामरिक संबंध हो, पहले से काफ़ी मजबूत हुए हैं। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, मुझे लगता है सिर्फ यही बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया को अपने दौरे के लिए चुना, वो काफ़ी समझ सोच के मुझे लग रहा है ये बात है। क्योंकि भले ही एक छोटा सा देश है मध्य यूरोप के अंदर, लेकिन उसकी एक बहुत महत्ता है सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। जब आप जानते हैं कि ये स्लोवाकिया जब प्रोफेसर साहब, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि सीधे हम रुक करेंगे ब्रिस्तालविया कैसल का, जहां पर प्रधानमंत्री का इस समय स्वागत किया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलेंगे स्लोवाकिया। हम जानते हैं कि अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। अभी इस समय ब्रातिस्लावा कैसल में मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री स्लोवाकिया से वो मुलाकात कर रहे हैं। दोनों देशों के लिए बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है। 33 साल में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया पहुंचे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं और आप इस समय देख रहे हैं प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा कैसल में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो के साथ प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत ब्रातिस्लावा कैसल में किया गया है। यहां से प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा में दोनों देशों के संबंधों को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए अब से थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होगी। हम बता दें कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.8 अरब डॉलर है, जिसमें भारत का निर्यात तकरीबन 1.52 अरब डॉलर और आयात 284 मिलियन डॉलर रहा है। दोनों ही देश द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, डिजिटल तकनीक, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने पर चर्चा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद स्वतंत्र हुआ और उसके बाद से ही भारत और स्लोवाकिया के संबंध मजबूत हुए, जिसमें 1993 में ही स्लोवाकिया ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला और भारत ने अगस्त 1995 में ब्रातिस्लावा में अपना मिशन स्थापित किया। उन्नीस से भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को नया आयाम, नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। ये कई लिहाज से अहम है क्योंकि इन 33 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्लोवाकिया का दौरा कर रहे हैं। स्लोवाकिया के साथ भारत के संबंध विभिन्न मोर्चों पर एक तरह से स्लोवाकिया भारत के समर्थन में रहा है। रक्षा और डिजिटल तकनीक में एक बड़ा सहयोग दोनों देशों के बीच में रहा है। यूरोप के केंद्र में स्थित होने के कारण स्लोवाकिया भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण द्वार है और ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बाद स्लोवाकिया और भारत के बीच में व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के कई ऐसे नए क्षेत्र हैं जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो के बीच चर्चा होने की संभावनाएं हैं। ब्रातिस्लावा कैसल में प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो अपने तमाम उच्च अधिकारियों, अपने कैबिनेट से मुलाकात कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात कराते हुए, और इस समय आप देख रहे हैं ये पंचतंत्र की वो कहानियां हैं जिनको प्रदर्शित किया गया है। पंचतंत्र भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य और प्राचीन ग्रंथ है जिसे प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी कूटनीति और बच्चों के साथ बातचीत में प्रमुखता से उठाते रहे हैं। जो हम जानते हैं यूनेस्को ने भी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में पंचतंत्र के पांडुलिपियों को भी शामिल किया है।
प्रोफेसर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की शुरुआत औपचारिक स्वागत के साथ अब द्विपक्षीय वार्ता की तरफ बढ़ेगी। भारत और स्लोवाकिया के बीच में रक्षा, डिजिटल तकनीक, इसमें सहयोग एक लंबे समय से रहा है। किस तरह से इस यात्रा में आप देख रहे हैं ईयू के साथ एफटीए के बाद यूरोप के अलग अलग देशों के साथ भारत का संपर्क, और वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें स्लोवाकिया के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे, साथ ही कुछ नए क्षेत्रों की तलाश भी होगी सहयोग के? जी, आपने बिल्कुल अच्छे आंकड़े दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बताए। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैं बता रहा था, कि भारत सरकार ने जब स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में सोचा होगा तो काफी सोच समझ के इस देश को चुना, क्योंकि सामरिक तौर से, आर्थिक तौर से भले एक छोटा सा देश हो लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का पार्ट था और उसके बाद पहले विश्व युद्ध के बाद से जब चेकोस्लोवाकिया बना तो इंडस्ट्रियल पावर हाउस था पूरे यूरोप का। इनफैक्ट जब वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ये समाजवाद की तरफ जब चेकोस्लोवाकिया बना, उस समय इनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो ऑस्ट्रिया और फिनलैंड के बराबर थी, और उसके बाद जो है इटली वगैरह इनसे काफी पीछे थे। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। और उसके बाद ये भी है, हम जानते हैं बहुत सी कंपनीज जैसे स्कोडा और बाटा वगैरह इसी इलाकों से आती थी, और अभी भी वहाँ पे एक काफी बड़ा ऑटोमोबाइल का सेंटर है। और नए नए तकनीक्स के अंदर स्लोवाकिया जो है काफी अग्रणी है, और डिफेंस क्षेत्र में भी काफी बड़ा इनका इंडस्ट्रियल पावर, इनका जो कैपेसिटी है। और अभी राजनीतिक तौर से भी हम देखें, जैसे प्राइम मिनिस्टर फित्सो की बात करें तो वो काफी, उनके जो विचार हैं यूरोपीय संघ के अंदर वो अलग किस्म के हैं। और वो यूरोपीय संघ का हिस्सा होते हुए भी उनके जब यूरोपीय विदेश मंत्री विदेश नीति उनकी अलग है, लेकिन फिर भी इनके अपने संबंध जो हैं रूस के साथ, चीन के साथ काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट 2024 में चीन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी स्लोवाकिया के साथ जो है किया था जी। तो और उसके बाद ये जो स्लोवाकिया है वो चाइना के बीआरआई का भी हिस्सा रहा है काफी। तो इसलिए जो सामरिक तौर से जो हमने सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के देशों को काफी देर तक इग्नोर किया था, क्योंकि हमारा ध्यान पूरे यूरोप के अंदर जो पश्चिम के यूरोप के देश थे उनके ऊपर लगा हुआ था। और हम जानते हैं कि जब समाजवाद का वक्त था उस वक्त हमारे संबंध इन सारे देशों के साथ बहुत मजबूत थे, राजनीतिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी, और डिफेंस के क्षेत्र में भी। तो उन सब चीजों को शायद अब बदल रहे हैं हम। अभी हमने पहले देखा कि पोलैंड के साथ भी हमने सामरिक साझेदारी की, अब स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री की यात्रा वहां पे कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो सामरिक बदलाव, प्रोफेसर गुलशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया यात्रा के अभी कुछ ही घंटे बीते हैं। उन घंटों में हम अगर जिस तरह से परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, और इस समय भी जो दृश्य आप देख रहे हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक स्वागत के बाद, जिस तरह से वो कैसल से एक तरह से उस पूरे देश को देखकर जो बातचीत हो रही है दोनों नेताओं के बीच में, और पंचतंत्र की कहानियों को एक तरफ से चित्रों के माध्यम से जो एक छोटी सी प्रदर्शनी की तरह है जिसको कि अवलोकन किया अभी प्रधानमंत्री ने। तो आप किस तरह से मतलब एक ठोस मामलों पर अब से थोड़ी देर में द्विपक्षीय बैठक में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले अभी तक के कुछ घंटों में आप किस तरह की नजदीकी भी दोनों देशों में देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से कठिन समय में स्लोवाकिया का समर्थन भारत को मिलता रहा है। 22 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के ऑपरेशन गंगा में स्लोवाकिया ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। उसके सहयोग से 1100 भारतीय छात्रों और 2 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था। हम पहलगाम की आतंकवाद की बात करें तो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा स्लोवाकिया ने की थी। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करता रहा है स्लोवाकिया। जी नहीं, बिल्कुल आपने कहा, जैसे हमने देखा कि जब परंपरागत स्वागत भी उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का किया, उसके अंदर जैसे वंदे मातरम को वहां पे गाया गया, उसके बाद जो है जो भजन कीर्तन जो किए गए उसके, और इनफैक्ट क्योंकि भारत के प्रति वहाँ के लोगों की बहुत अच्छी आस्था है,
भारत के प्रति लोगों के बीच में बहुत लगाव है, और राजनीतिक तौर से भी, क्योंकि अगर हम उनके जैसे अब यहाँ के जो राजदूत भी हैं स्लोवाकिया के, वो भी बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। तो भारत के अंदर जो लोगों के संबंध हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहे, और भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन्होंने काफ़ी यहाँ की संस्कृति के बारे में भी, यहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में भी काफ़ी उसके बारे में अच्छी समझ रखते हैं। उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि उन्हीं सब चीज़ों को, जिनका कॉन्टेक्स्ट इनको लगता है कि आज के उभरते हुए भारत में जिस तरह की चीज़ों को भारत में सराहा जाएगा, उन्होंने बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को भारत के सामने, भारत के प्रधानमंत्री की जब वो उनकी जो उनको जो वेलकम कर रहे हैं, तो उसमें उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का जो भारत है वो एक सिविलाइजेशनल कंट्री के तौर से जाना चाहता है। आज का जो भारत है वो एक बड़ी उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता है, और उसी भारत के साथ वो कनेक्ट करना चाहते हैं। और क्योंकि अब यूरोपीय संघ के भी वो हिस्सा हैं, और यूरोपीय संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनफैक्ट जो हमने आप जो ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो अभी जो ट्रेड कमिश्नर है यूरोपियन कमीशन के, मिस्टर शेफकोविच जो हैं, वो भी स्लोवाकिया से ही आते हैं, वहीं से वो कमिश्नर हैं। तो जो यूरोपीय संघ के अंदर किस तरह की भूमिका स्लोवाकिया अदा कर सकता है भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत करने के लिए, वो भी स्लोवाकिया कर सकता है। उसके अलावा इस पूरे इलाके में जो मध्य और पूर्व यूरोप का जो इलाका है, उसके अंदर भी स्लोवाकिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी भी रही है। विशेग्राद ग्रुप का भी वो हिस्सा रहे हैं, और हमारे द्विपक्षीय संबंध, जैसे आपने कहा, वो भी पहले से बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर फित्सो हैं, वो उनकी अपनी, जैसे मैं बता रहा था, वो अपने किस्म की एक पॉलिटिक्स है, वो भी चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ के, तो वो भी एक पुराने नेता हैं वहाँ के। और उससे पहले जब वो चेकोस्लोवाकिया होता था तो चेक कम्युनिस्ट पार्टी के भी हिस्सा हुआ करते थे, बहुत पुराने नेता हैं। तो सारी राजनीति इस इलाके की, पूरे यूरोप की, पूरे दुनिया की वो राजनीति भी अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए इस पूरे इलाके में जब हम अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे हमने देखा कि यूरोपीय संघ के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उसके अलग अलग आयाम है, उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं। उसके अलावा हमने बहुत से और देशों के साथ सामरिक साझेदारी की है। और जैसे पहले पिछले दौरे में प्रधानमंत्री नॉर्डिक समिट में गए थे, और नीदरलैंड और स्वीडन के अंदर, वहाँ पे भी हमने सामरिक साझेदारी की थी। लेकिन इस पूरे इस वाले इलाके के अंदर, जैसे मैंने कहा, जब प्रधानमंत्री की पोलैंड की यात्रा हुई थी, जब वो यूक्रेन जा रहे थे, तो उस टाइम वहां पे पोलैंड के साथ भी हमने सामरिक साझेदारी की थी। और तब से और उससे पहले से भी काफी नए तरीके से इस पूरे इलाके को भारत फिर से अपने आप से जोड़ना चाहता है। क्योंकि जब वो समाजवाद का इलाका, जब ये स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट था, उसके अंदर था, तब हमारे उनसे बहुत गहन संबंध हुआ करते थे। आर्थिक संबंध भी थे, डिफेंस के रिलेशंस भी थे, और राजनीतिक संबंध तो उसके बाद से भी अच्छे रहे हैं हमारे हमेशा से। लेकिन किसी तरीके से हम शायद इसके ऊपर पूरा ध्यान इस पूरे इलाके पे नहीं दे पाए थे। तो वो शायद मुझे लगता है जो एक कमी थी यूरोप के अंदर, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप को यूरोप से इग्नोर नहीं किया जाए, क्योंकि उसका फायदा कहीं दूसरे देश ना उठा ले। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनका प्रोफेसर साहब, 1993 में स्लोवाकिया एक स्वतंत्र देश हुआ, लेकिन भारत के साथ तभी से इसके संबंध है, और 1995 से रक्षा सहयोग समझौता भी लागू रहा दोनों देशों के बीच में। भारतीय और स्लोवाक कंपनियां तोपखाना, बंदरगाह, बख्तरबंद प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन पर लगातार काम करती रही हैं। स्लोवाक हथियार निर्माता ग्रैंड पावर तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास अपनी सहायक इकाई स्थापित कर रही है। इसी तरह अगर हम देखें तो डिजिटल और साइबर सुरक्षा में भी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्लोवाकिया के संबंधित मंत्रालय के बीच डिजिटल सहयोग पर
लंबे समय से बातचीत जारी है। साइबर सुरक्षा, पोस्ट क्वांटम तकनीकों पर समझौते की संभावना इस दौरे के साथ भी की जा रही है। अंतरिक्ष सहयोग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और स्लोवाकिया लंबे समय से एक साथ एक तरह से काम भी कर रहे हैं। 2017 में स्लोवाकिया का पहला उपग्रह भारत के PSLV रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां आगे भी सहयोग बढ़ाने पर लगातार विचार कर रही हैं। तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो आज जब बातचीत द्विपक्षीय बैठक में होगी और उसके बाद जो जिन समझौतों की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं, उसमें वो इन क्षेत्रों के साथ साथ कौन से नए क्षेत्र जुड़ सकते हैं प्रोफेसर साहब? क्योंकि मौजूदा वैश्विक संकट को भी देखते हुए, सब बाधित सप्लाई चेन्स को देखते हुए स्लोवाकिया की अहमियत भारत के लिए और क्या है, और स्लोवाकिया की भी भारत की अहमियत किस तरह से है? देखिए, मुझे लगता है अगर हम वहाँ का अगर इंडस्ट्रीज देखते हैं स्लोवाकिया की, तो उसके अंदर जैसे मैं कह रहा था डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा सेंटर है, उसके बाद IT सेक्टर है, और ये सब जो केमिकल्स हैं और ये सब जो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी जैसा आपने कहा कुछ कंपनीज हमारी काफ़ी ऑलरेडी, चाहे TCS हो, टाटा है, वो ऑलरेडी इस इलाके में है। ऑलरेडी 10-11 हज़ार भारतीय भी वहाँ पे रह रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम भी कर रहे हैं, छात्र भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल लेकिन प्रोफेसर साहब, बड़ी कंपनियां इस समय स्लोवाकिया में है भारत की। टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी है, TCS है, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स है, CK बिरला ग्रुप है, हमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी है। तो ये तमाम ग्रुप्स इस समय स्लोवाकिया में मौजूद हैं और स्लोवाकिया की भी कई कंपनियां भारत में मौजूद हैं। तो किस तरह से बड़े बाजार के तौर पर, और हम जब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस समय जिन देशों की यात्रा कर रहे हैं उसमें भारत में एक बड़े बदलाव को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही किया, क्योंकि देखिए ये कंपनीज वहां पे जरूर है, लेकिन अगर हम देखते हैं ऑलरेडी हमारा जो व्यापार है पिछले 3-4 साल में काफी बड़ा है, 2 बिलियन के आसपास हो गया है, लेकिन संभावनाएं उसकी और भी इससे कहीं ज्यादा है। और खास तौर से जब हमने वहां पे उनके साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को के ऊपर जल्दी से अमल करेंगे, और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी जो यूरोपीय संघ है उसके साथ भी काफी बातचीत आगे बढ़ी हुई है। तो अब जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां के व्यापार जगत से भी बात करेंगे, और भारतीय जो व्यापार के, भारतीय उद्योग जगत के जो लोग हैं उनका ध्यान भी इस पूरे इलाके पे फिर से जाएगा, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा हमारा ध्यान पहले नहीं रहा था, जैसे मैं कर तो, और इसकी संभावनाएं बहुत हैं। और क्योंकि वो भी भारत के साथ अब जुड़ना चाहते हैं, भारत के प्रति उनकी अपनी एक उनकी, मैं कहूँ उनको एक अच्छी उसके बारे में धारणा है, भारत के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, भारत के ग्लोबल विजन के बारे में। तो हमारी राजनीतिक तौर से और सामरिक तौर से उनके किसी भी किस्म की कोई दिक्कतें हमारे ना पूरे यूरोपीय संघ के साथ है, ना ही स्लोवाकिया के साथ, तो हमारे बहुत पहले पुराने अच्छे संबंध रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की यात्रा से इन सब चीज़ों को बड़े पैमाने पे, चाहे वो ब्रॉड पिक्चर में जिस पे हम देखते हैं ब्रॉड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन भारत के इस पूरे इलाके में, और क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ के व्यापार जगत के लोगों से मिलेंगे, और यहाँ के व्यापारी, वहाँ के जो उद्योग हैं भारतीय के, वो भी देखेंगे कि ये एक ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ के अंदर और हम पहले से ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का, इसका फायदा इंडस्ट्री को भी होगा, और ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटजी है इस पूरे इलाके के लिए, यूरोप के लिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये दौरा उसके लिए बनेगा। जी प्रोफेसर गुलशन, क्या आप मानते हैं कि कल ही फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत की है? इस मंच पे भारत की इनोवेशन की ताकत को, स्टार्टअप की ताकत को, और भारत में एक बड़े, जिसे कि दुनिया में तीसरे नंबर का इकोसिस्टम इस समय स्टार्टअप्स का कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि यूरोप के उन तमाम देशों के साथ सामरिक रिश्ते तो भारत के रहे हैं, लेकिन नजदीकियों के तौर पर या व्यापार की और संभावनाएं खोजने के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा प्रयास है, जिसे सिर्फ इस लिहाज से ना देखा जाए कि 33 साल के बाद कोई एक यात्रा हो रही है, लेकिन 33 साल के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत भी होने जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि अब यह है कि अब वहाँ पे भारत, जब प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो वो
जरूर बताते हैं कि किस तरह के बदलाव भारत के अंदर हो रहे हैं, किस तरह की निवेश भारत के अंदर आ रहा है, किस तरह का बड़ा इकोसिस्टम भारत के अंदर है और किस तरीके से इतना बड़ा भारत का बाजार है जिसका फायदा वहाँ की कंपनीज यहाँ पे अपना निवेश करके और यहाँ से निर्यात करके वो कर सकती हैं। तो ये सब जो मैसेज हैं जब वहाँ के क्योंकि काफ़ी लोगों को उन्होंने भारत के बारे में सुना है लेकिन फिर भी कई शंकाएं उनके दिमाग में रहती है। तो अब जो नए नए एग्रीमेंट्स जो हम किए हैं इन सब देशों के साथ, चाहे वो क्योंकि ये सब देश यूरोपीय संघ का भी हिस्सा हैं, तो कुछ कॉम्पिटेंसीज उनकी वो हैं कि उनके लिए हमको यूरोपीय संघ के साथ समझौते करने पड़ते हैं, जैसे व्यापार का समझौता है, निवेश का समझौता है। लेकिन कई ऐसे समझौते हैं जो आप द्विपक्षीय तौर से उस देश के साथ करते हैं, जैसे मोबिलिटी के एग्रीमेंट्स हैं या इंडस्ट्री के बारे में अलग एग्रीमेंट्स हैं। और जब हमने भारत और ईयू का यहाँ पे जब समिट हुआ था तो सिर्फ हमने व्यापार के बारे में ही समझौता नहीं किया, उनके साथ एक और डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप की भी बात की थी, अलग से एक समझौता किया था। और क्योंकि जैसे अब यूरोप के अंदर डिफेंस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में टेंशन्स हैं, क्योंकि और उसके अंदर वो डिफेंस के अंदर लगभग 800-900 बिलियन जो है 2030 तक यूरोप के देश उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अपार संभावनाएं हैं आर्थिक संबंधों को लेकर भी। और आर्थिक मोर्चे पर अगर द्विपक्षीय व्यापार को हम देखें तो 2024 में जो 1.3 अरब डॉलर था वो व्यापार बढ़ के 2025 में 1.8 अरब डॉलर हो गया है, जो बताता है कि किस तरह से स्लोवाकिया और भारत के व्यापारिक संबंध, द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इन्हीं संबंधों को और मजबूती और नए आयाम को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। इस सिलसिले में और बातचीत हम आपसे जारी रखेंगे आगे भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने, ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक शांति समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड को भी तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक उनका ये बड़ा फैसला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को खोलने और वैश्विक तेल आपूर्ति को पूरी तरह सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि अमेरिका और ईरान के ऐतिहासिक शांति समझौते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के फैसले का वैश्विक नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने साफ किया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। जर्मन चांसलर ने इस सफलता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जलमार्ग को बिना शर्त तुरंत खोलने की कड़ी मांग की है। इसके साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस अहम समझौते को वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षित समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी राहत बताया है।
इस पूरी खबर पर हमारे साथ प्रोफेसर राजीव नयन, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी समझौते तक पहुंचते पहुंचते जरूर कुछ ऐसे मतभेद देखे गए जिसने उस समझौते की पूरे उस एक तरह से उसे डिरेल कर दिया है। अब आप किस तरह से देख रहे हैं कि शुक्रवार को इस समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं? देखिए, जब आप ट्रंप के साथ कोई समझौता कर रहे हैं, ट्रंप कोई समझौता कर रहे हैं, आप उस पर नजर रखे हुए हैं, तो अनिश्चितताओं के दौर में तो आपको घुसना ही पड़ेगा। उस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से इस अनिश्चितताओं ने इतनी ज्यादा संकट पैदा किया है, पूरी की पूरी दुनिया परेशान सी नजर आने लग गई। खुद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, जो वहां के वर्किंग क्लास था, वो मुद्रास्फीति के मार से प्रभावित होना शुरू कर दिए। अभी ट्रंप को चुनाव के लिए भी जाना है, मिड टर्म पोल्स के लिए भी, वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। साथ साथ देखिए, अमेरिकी कांग्रेस में भी उनके दल के भी रिपब्लिकन कहीं हो जाता है कि पार्टी लाइन पर लोगों ने उनको समर्थन दिया, लेकिन साथ साथ यह भी संकेत दे दिया कि यह जो आप कार्य कर रहे हैं, यह शुभ कार्य नहीं है और आप इससे सारे लोगों को आप परेशानियां पैदा कर रहे हैं। तो एक तरह से जबरदस्त दबाव उनके अपने पार्टी के, अपने दल के लोगों के द्वारा भी था। वहां की एक जो बुद्धिजीवी वर्ग तो निश्चित शुरू से ही इसके खिलाफ थी कि आपने बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कन्विक्शन के आपने एक युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध की परिणति क्या होगी? चलिए, आपने मार दिया कुछ नेता को, साथ साथ वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया जो कि खुद बहुत बीमार थे। इससे आपको वास्तविकता में क्या हासिल हुआ? तो इन सारे प्रश्नों का जवाब उन्हें देना था। G7 की बैठक के लिए आ रहे हैं, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री के भी वहां पर आउटरीच मेंबर के रूप में भारत वहां पर रहेगा। तो इसमें वहां भी उन्हें जवाब देना है उन सारे विश्व के नेताओं को जो आर्थिक जो असर हुआ है उससे प्रभावित है, खास विशेष करके G7 या बाकी भी जो आउटरीच मेंबर्स हो या मित्र राष्ट्र हो। तो एक ट्रंप को उनका जवाब देना पड़ता कि आप किस तरह का ये कार्य कर रहे हैं, जिससे कि पूरी जिस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आप G7 की बैठक कर रहे हैं, उसे आप पूरा चौपट किए हुए हैं। तो इन सारे जो मुद्दे थे, और साथ साथ देखिए, एक तो जो और पीछे जाएंगे तो पाएंगे ईरान को जिस तरह से शिकस्त देने का उन्होंने सोच रखा था, उस तरह की शिकस्त नहीं दे पाए। और ईरान एक प्रभावशाली, नहीं कहूंगा कि शक्तिशाली, लेकिन एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। उसने अपनी बड़ी एक इनोवेटिव वॉर मशीनरी को दुनिया के सामने रखा। एक जो उनकी क्षमता थी, उस पर उन्हें काफी कुछ एक अलग ढंग से छवि प्रस्तुत की कि वह इस तरह से आराम से, जिसे सोचा जा रहा था कि अमेरिका के आने के बाद से उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, ध्वस्त नहीं होंगे। उन्होंने बंकर के अंदर काफी गहरे जाकर अपने हथियारों को छुपाया, समय समय पर निकालते रहे, नुकसान करते रहे, मित्र राष्ट्रों को नुकसान किया, इजराइल को नुकसान किया। पिछली बार दावा था कि करीब 80% ड्रोन मिसाइल को मार गिराया गया और 100% ड्रोन को गिरा दिया गया जून के 25 में। प्रोफेसर राजीव, अमेरिका के इतिहास में और उसकी कार्यशैली में ये कोई पहली घटना नहीं है कि जिस तरह से ईरान को लेकर दबाव की राजनीति के साथ आक्रामक हमले और युद्ध की स्थिति, ये इससे पहले भी हमने कई देशों के साथ देखा है। तो अब आप जब ईरान पर ये जो समझौता, युद्ध विराम की घोषणा यूएस की तरफ से हुई है, उसका ग्लोबल वेलकम तो हुआ है, लेकिन इस पूरे तमाम संदेशों में एक डर ये भी अभी भी बना हुआ है कि ईरान परमाणु संपन्न हथियार देश ना बन जाए। तो इसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, आप पहली बात तो कि देखिए, कभी भी ट्रंप के पहले सीधे सीधे अमेरिका युद्ध में प्रवेश नहीं किया था। इजराइल उसमें रहता था, और इजराइल, हाँ ठीक है, इजराइल जब तब आक्रमण करते रहता था, इजराइल के अपना एक हमेशा से रणनीति रही है। अब बात आपने कही परमाणु बम की। देखिए, कभी भी ईरान ने यह नहीं कहा कि वह परमाणु बम बनाएगा। उसने क्षमता का निश्चित ही विकास कर लिया था। यह दुनिया के लिए कौतूहल का विषय था। एक राष्ट्र जिसने क्षमता का तो विकास कर लिया है, उसके लिए बहुत आसान था। आर्टिकल 10 जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, उसको इन्वोक करता और कहता कि मैं बाहर निकल रहा हूं और मैं अपना परमाणु बम बना रहा हूं, मेरे पास क्षमता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया है, इसका न उत्तर अमेरिका के पास है, न इजराइल के पास है, न यूरोपीय देशों के पास है, न हमारे पास है कि ऐसा क्यों किया।
क्योंकि अगर करता तो हो सकता है, जैसे एक मत है कि इस तरह से उसके ऊपर आक्रमण नहीं होते, लेकिन उसने नहीं किया। अब देखिए आज के दिन में आक्रमण जिस तरह से उसका हुआ है, कहीं वह परमाणु बम की उपयोगिता न समझने लग जाए, पहली बात तो यह। दूसरी बात, जब जून 2025 को उस पर आक्रमण हुआ था, तब उसने आपने तो काफी गहरा जीबीयू बॉम्ब ब्लास्टर जो पेनेट्रेटर वगैरह लगाकर आपने तो ध्वस्त किया। और आप आश्वस्त है कि उसके पास नहीं है? क्योंकि अभी तक आश्वस्त नहीं है। आप कह रहे हैं कि अंदर से फिर लाएंगे, अब वो कह रहा है कि आपने तो आक्रमण करके समाप्त कर दिया। तो आपने एक बड़ा ग्रे जोन बना दिया युद्ध के माध्यम से। अब ईरान के पास कहने को है कि आपने तो उसको ध्वस्त किया, आप ही ने तो उसके लिए अटैक किया था, आपने तो बड़ा भयंकर पेनेट्रेटर बड़ा बम लगा के पूरे उसको किया, दावा भी किया कि हमने समाप्त किया, तब फिर बार बार क्यों आ रहे हैं? और ये एक देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ेंगे और उनके जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ का स्टेटमेंट को, तो साफ है कि यह 2025 जून का आक्रमण परमाणु बम, और परमाणु बम क्या छोड़िए, वहां जो उनका जिसे कहते हैं क्रिटिकल मास, जो फिसाइल मटेरियल थे, उसे हटाने के लिए भी नहीं था। क्योंकि उससे जो रेडिएशन फॉल आउट होता है, उससे न केवल ईरान प्रभावित होता बल्कि बाकी उनके मित्र राष्ट्र, उनके मिलिट्री बेसेस प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर राजीव, लेकिन आज का जो विश्व है उस पर एक दूसरे की निर्भरता है। क्या आप ये मानते हैं युद्ध विराम का ये जो पूरा समझौता जो ट्रंप की तरफ से है, शुक्रवार को हस्ताक्षर होने, आज मंगलवार है, अभी काफी घंटे बाकी हैं इस पर एक तरह से इसको अमली जामा पहनाने से, उससे पहले जो ग्लोबल वेलकम है, इसको क्या आप ये मानते हैं कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के सामने हथियार नहीं डाले? जिस तरह से हमने वेनेजुएला, इराक की हालत देखी है अमेरिका के इस आक्रामक अंदाज पर, वो ईरान ने अपना रुख नहीं दिखाया है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि ये ग्लोबल प्रेशर बनाना ईरान पर भी है? क्योंकि ईरान अलग थलग पढ़ के तो अपनी अर्थव्यवस्था को कायम नहीं रख सकता। कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात बोल रही हैं। ईरान, देखिए, ईरान ने एक रेसिस्ट किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। और नुकसान ऐसा नहीं है कि ईरान को नहीं, उसने नुकसान जिसे कहते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ वॉर, कॉस्ट ऑफ इंटरफेरेंस अमेरिका और इजराइल का बढ़ा दिया है, उनके मित्र राष्ट्रों का बढ़ा दिया है। लेकिन इसका यह माने नहीं है कि ईरान इस युद्ध को जीत चुका है। युद्ध उसने नहीं जीता है, लेकिन उसने युद्ध की कीमत बढ़ा दी है। उसने यही किया, दोनों पक्ष को ज्यादा नुकसान हुआ। पहले लगता था कि ईरान को नुकसान ज्यादा होगा, इजराइल और अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, उनके मित्र राष्ट्रों का नुकसान नहीं होगा। ईरान की जो नीति थी, उसने मित्र राष्ट्रों को भी नुकसान पहुंचाने की थी, और यह उसकी वॉर टैक्टिक कहिए, स्ट्रेटेजिक सामरिक नीति कहिए, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कहिए, जिसको काफी हद तक सफल माना जाता है। लेकिन जैसा आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं आपको तो रुकना है ही, अमेरिका को भी रुकना है। एक बार अप्रैल में आप रुके, उसके बाद भी छुटपुट, मैं नहीं कहूंगा पूर्णतः पूरे के पूरा फेलियर रहा, उसने काफी हद तक रोक लगा दी। और एक दिन युद्ध होता था, फिर रुक जाता था, फिर होता था, रुक जाता था। हमें लगता है कि अनुभवों के आधार पर दोनों पक्ष इस बात को मान रहे हैं कि युद्ध को चलाना किसी के हित में नहीं है। और इसकी बात अगर गंभीरता से, ट्रंप तो गंभीर व्यक्ति मैं मानता हूं, लेकिन उनकी एक टैक्टिक रहती है कि हम कितना बार्गेनिंग पावर बढ़ाए, कितना उटपटांग हरकत करके हम अपना निगोशिएटिंग स्किल्स को, उनका निगोशिएटिंग स्किल है, और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन वो जान रहे हैं कि इससे बहुत कुछ निकल नहीं। प्रोफेसर राजीव, आपने खुद ही कह दिया, आपने पहले कहा कि आप उन्हें गंभीर मानते हैं, फिर वो अपने ऊटपटांग तरीकों से उस गंभीरता को हल्का भी करते हैं, और यही एक बड़ी वजह है जो ट्रंप के बयानों को लेके एक अनिश्चितता रहती है। आज जरूर शुक्रवार को समझौता होना है, लेकिन एक लंबा समय है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो अमेरिका शर्तें रख रहा है ईरान के सामने, ईरान उन शर्तों के लिए तैयार नहीं है, और यही एक बड़ी वजह है कि दोनों किसी एक समझौते के पद पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। प्रोफेसर राजीव, हमारे पास समय बस इतना ही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। शुक्रवार का इंतजार एक तरह से पूरी दुनिया को है, क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।